अच्छा बेटा, आपको आइडिया होगा कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन है उसे डिस्कस कर रहे थे। एक क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किया था और उस क्वेश्चन को हमने डायरेक्ट मेथड के अंडर जो है वो समझने की कोशिश की थी और उसमें ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज और जो फाइनेंसिंग कैश फ्लोज होते हैं वो हमने फाइंड आउट किए थे। आज हम वही क्वेश्चन जो आपके साथ शेयर किया था उसको इनडायरेक्ट मेथड से जो है वो समझने की कोशिश करेंगे या सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा हमने ये बात की थी कि मेथड भले डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट मेथड हो, सिर्फ कौन से कैश फ्लोज चेंज होते हैं, वो कैश फ्लोज चेंज होते हैं सिर्फ हमारे पास ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। क्या चेंज था जी? जी एनी आइडिया? जी, सही है। तो चेंज ये था कि हमारे पास जो डायरेक्ट मेथड होता है उसमें सेल से लेकर हम नेट इनकम की तरफ वन बाय वन अकाउंट को कंसिडर करते हैं। जबकि जो इनडायरेक्ट मेथड है उसमें क्या करते थे कि हम जो हमारी एक्रूवल अकाउंटिंग में इनकम होती है उसको एडजस्ट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इनटू कैश बेस। यानी कि मैं ये नहीं कह सकता कि बिज़नेस को जितनी इनकम हुई है वही सारा कैश होगा। क्यों? इसलिए कि रेवेन्यू और एक्सपेंस दोनों क्रेडिट पे होते हैं और हो सकते हैं। तो इसलिए हम ये कभी नहीं कह सकते कि जो इनकम है वही बिज़नेस का कैश होगा। प्लस हमें पता है कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें कैश प्रीवियस ईयर या कैश उनमें इन्वॉल्व ही नहीं होता। जैसे कि डेप्रिसिएशन नॉन कैश है। और इसी तरह इसी नेट इनकम में अदर इनकम भी ऐड हुई होती हैं और अदर लॉसेस माइनस हुए होते हैं। अब अदर इनकम और अदर लॉसेस में क्या एग्जांपल है? कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस। कैपिटल गेन क्या होता है? आपको पता है लॉन्ग टर्म एसेट्स को सेल करने पे जो हमें अमाउंट रिसीव होती है। तो वो चूंकि इन्वेस्टिंग का पार्ट होना चाहिए था इसलिए वो भी इसमें पहले से ऐड या माइनस हो चुके होते हैं गेन या लॉस। तो हमें क्या करना पड़ता है? सर्टेन चेंजेस करना पड़ती है, सर्टेन अमेंडमेंट्स करना पड़ती है नेट इनकम में, ताकि ये नेट इनकम जो एक्रूवल बेस वाली है ये कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो सबसे पहले हमने क्या किया जी? इनकम स्टेटमेंट में से नेट इनकम की वैल्यू पिक कर ली। जो लिखी हुई वैल्यू है, इनकम है या लॉस है, जो भी वो लिख लिया हमने। 194,500 ये नेट इनकम की वैल्यू लिख ली। अब आपको याद होगा हमने आपके साथ फॉर्मूला डिस्कस किया था इनडायरेक्ट मेथड का। वहां हमने लिखा था कि जो इंक्रीज होगा करंट एसेट्स में उसको माइनस करना चाहिए। हम वन बाय वन अकाउंट्स को देखते चलेंगे जो बैलेंस शीट में है। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या किया कि जो हमारे पास इसमें इंक्रीज आ रहा है किसका? अकाउंट रिसीवेबल का। कैश के बाद कौन सा हमारे पास अकाउंट है जी? प्लीज फिर देखिए मैंने क्या कहा। कैश के बाद हमारे पास कौन सा करंट एसेट है? वो अकाउंट रिसीवेबल है। उसमें क्या आ रहा है जी? देखिए इंक्रीज आ रहा है। कितना इंक्रीज आया? 69,000 का। हमने क्या कहा था? इंक्रीज माइनस करना चाहिए। इट मीन्स हमारी कमिटमेंट कैश की ओवर हो रही है। ठीक है, इट मीन्स कि हमारी कमिटमेंट कैश की और हो रही है, या ज्यादा कैश ऐसा है जो हमारा स्टक हो रहा है, इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि रिसीव नहीं हो रहा। तो जितना रिसीव नहीं हो रहा, जितना कैश इन्वॉल्व नहीं हो रहा, माइनस हो जाना चाहिए। वो हमने माइनस कर दिया। इसी तरह नेक्स्ट देखिए हमारे पास है जी, यहाँ पर आ रहे हैं, क्या लिखा हुआ जी? नोट्स एंड इंटरेस्ट रिसीवेबल, दोनों को इकट्ठा ही हमने देख लिया जी। नोट्स एंड इंटरेस्ट रिसीवेबल। तो इकट्ठा इसलिए किया है बेटा तो चूंकि वो दोनों रिसीवेबल थे, अदरवाइज अकेले अकेले भी कर सकते थे। सबको इकट्ठा ना कीजिएगा, यहाँ हमने इसलिए किया, बता दिया आपको कि जो सिमिलर साइंस के होते हैं उनको आप इकट्ठा भी कंसिडर कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर देखिए उनमें जो है वो डिक्रीज आ रहा है। कितना डिक्रीज आ रहा है बेटा जरा चेक करें। पहले 20 था और 1000 था, दोनों डिक्रीज हो गए, जीरो हो गए। तो 21,000 का डिक्रीज आ रहा है। भाई डिक्रीज का मतलब क्या है कि आपने ये कैश इतना जो है आपका इसमें इन्वॉल्व हो गया, इतना कैश आपका इसमें यूज हो गया है। ठीक है बेटा, 89 में 20 था, अब जीरो है, इन्वॉल्व हो गया कैश, यानी कि पे हुआ है। इसी तरह 1 था, अभी नहीं है, ये भी इन्वॉल्व हो गया। तो जितना बेटा इसमें कैश आपका इन्वॉल्व हो रहा है वो चूंकि इसमें डिक्रीज था तो उसको ऐड कर दिया गया। इसी तरह देखिए इन्वेंट्री का इंक्रीज है, वो पहले चूंकि काउंटर रिसीवेबल के साथ मेंशन कर दिया है, हमने कहा था करंट एसेट का इंक्रीज माइनस करना है। तो इन्वेंट्री भी चूंकि करंट एसेट है, अब ये भी इंक्रीज हो रही है, जितना इंक्रीज हुई माइनस कर दी। सॉरी। इसी तरह देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस है जी, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो रहे, माइनस कर दिए हमने। अब आगे देखिए करंट एसेट के बाद करंट लायबिलिटीज है।
तो करंट लाइबिलिटीज क्या हो रही है जी? करंट लाइबिलिटीज बड़ा इंक्रीज हो रही है, तो लिखा हुआ है इंक्रीज इन अकाउंट पेएबल। अब देखिए, ये मैं एक समझा देता हूँ, बाकी आप खुद ही प्लीज वन बाय वन देखते रहिएगा। अच्छा, अकाउंट पेएबल का इंक्रीज जो है वो ऐड किया गया है। क्यों ऐड करना है जी? पहली बात तो ये है कि अगर आपको वैसे ही आपने तुक्का लगाना तो कह सकते हैं जी कि भाई, अगर जो इंक्रीज कह लीजिए कि हमारे पास आ रहा है इसका करंट एसेट्स का, ठीक है, करंट एसेट के इंक्रीज को हमने क्या किया था, माइनस किया था। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, करंट एसेट्स का इंक्रीज किया था माइनस। एसेट्स का ऑपोजिट होती लाइबिलिटीज। अगर एसेट्स इंक्रीज माइनस हुए थे तो लाइबिलिटीज इंक्रीज क्या होनी चाहिए, ऐड होनी चाहिए। एक तो चलो ये तुक्का हो सकता है, लेकिन ये इसकी कोई स्पेसिफिक पैट रीजन नहीं है, लॉजिक नहीं है इसकी ये वाली। ठीक है, लॉजिक इसकी क्या है कि जो अकाउंट पेएबल इंक्रीज हो रहे हैं, इट मींस कि आपको इतना कैश इनका यहां से प्रोवाइड हो रहा है, आपको इतनी सपोर्ट मिल रही है इसकी। ठीक है, तो ये इसलिए यहाँ पर हमने इसका जो है वो इंक्रीज ऐड किया हुआ है। अच्छा, इस चले डिक्रीज देख लें, एक और समझा देते हैं। डिक्रीज इन इनकम टैक्स पेएबल है। भाई, आपके जो टैक्स पे करने थे पहले ज्यादा पे करने थे, अब वो कम पे करने, यानी कि पहले बैलेंस ज्यादा था, अभी क्या है, कम है। पहले टैक्स क्या था, ज्यादा पे करना था, अब टैक्स पे, तो डेफिनेटली डिक्रीज क्यों हुआ होगा? टैक्स पेएबल, पहले अमाउंट आपकी, आप कहते थे मैंने ज्यादा पे टैक्स पे करना है, सपोज 1 लाख, अभी आप कहते हैं मैंने 70 पे करना है, तो भाई 37 क्या हुआ होगा, पे किया होगा। ठीक है, तो इसलिए उसको हमने क्या कर देना है, यहाँ से माइनस कर देना चुके। तो उसमें भी क्या है, आपका जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये हमने यहाँ पे इनकम टैक्स पेएबल का डिक्रीज चुके लाइबिलिटी से उसको माइनस कर दिया है। इसी तरह सिमिलरली प्लीज देखिए, इनकम टैक्स पेएबल का डिक्रीज माइनस कर दिया, एक्रूड एक्सपेंस का डिक्रीज जो है वो माइनस कर दिया। और एक, अब करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज के बाद हमारे पास था डेप्रिसिएशन। अच्छा, तो अब डेप्रिसिएशन जो कि नॉन कैश एक्सपेंस होता है, और ये इसी इनकम की कैलकुलेशन में पहले क्या हुआ होता है, माइनस हुआ होता है। ये डेप्रिसिएशन प्लीज, इस इनकम को कैलकुलेट करने में पहले क्या हुआ होता है, माइनस हुआ होता है। तो चूंकि पहले माइनस हुआ होता है और ये कैश किसी को पे नहीं किया होता हमने, तो इसे हमें ऐड करना चाहिए। तो हम इसे कर लेंगे ऐड। ठीक है बेटा, क्यों ऐड किया? कि ये ऐसा एक्सपेंस था जो हमने किसी को पे ही नहीं किया, हमारे पास था, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। लास्ट हमारे पास यहाँ पर जो अकाउंट्स आ जाते हैं वो है जी कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस। तो इनकम स्टेटमेंट में देखिए हमारे पास है जी कैपिटल गेन। अब चूंकि कैपिटल गेन होता है लॉन्ग टर्म एसेट्स पे, लॉन्ग टर्म एसेट्स थे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इस इनकम में ये गेन हुआ है ऐड, इसको कंसिडर करना चाहिए था इन्वेस्टिंग कैश फ्लो में। क्लियर बेटा? तो चूंकि ये पहले ऐड हो चुका है इसलिए इसको माइनस कर देंगे। ये मैंने डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, इसका जो फॉर्मेट है, इसका जो परफॉर्म है इंटरेक्ट मेथड का। तो इसलिए इसको मैं बहुत डिटेल में लेकर नहीं चल रहा, आपको जितना रेलिवेंट है तो रिकॉल करवाने के लिए वो डिस्कस कर रहा हूँ। तो कैपिटल गेन चूंकि इन्वेस्टिंग कैश फ्लो था, ऑपरेटिंग के लिए इनकम में ऐड नहीं होना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा इनकम में ऐड नहीं होना होता, मैं कह रहा हूँ ऑपरेटिंग कैश फ्लो के लिए जो इनकम हमने चेक की हुई है, इस इनकम में ये गेन नहीं होना चाहिए था, इसलिए माइनस कर दिया इसको। इस तरह कैपिटल लॉस होता तो ऐड हो जाता। तो खैर, जब इन्हें ऐड लेस करते हैं तो आंसर आता है 36,500। और ये क्या है, कैश, चूंकि यहाँ से नेगेटिव साइन आ रहा है तो हम कह सकते हैं कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये आंसर भी बेटा वही है जो डायरेक्ट मेथड से हमने फाइंड आउट किया था। तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कैश फ्लो इनडायरेक्ट मेथड में वैसे ही कैलकुलेट होंगे जैसे हमने डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेट किया था। सिर्फ चेंज किस में आता है, चेंज आता है सिर्फ ऑपरेटिंग कैश फ्लोस में, जिसे हम रिकंसाइल करना भी कहते हैं, तो इसे हम इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। तो बेटा अब आपका करने का काम क्या है कि आपने ये पूरा क्वेश्चन अपने एंड पर खुद से डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व करना है और इनडायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व करना है। और अगर आप फर्दर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जो मिग्स एंड मीक की बुक, विलियम हक्का की बुक है, एडिशन उसका 15, 16, 17, 18, 19, कोई एडिशन ले लें, उसका जो चैप्टर नंबर 13 है, उसमें जितने क्वेश्चन है सारे आपसे सॉल्व हो सकते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन कंप्रिहेंसिव था, ये उन तमाम क्वेश्चंस को कवर कर लेता है। उनमें क्या है, कहेगा जी बताइए कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर कितना है, कैश पेड टू सप्लायर फॉर परचेज कितना है। अच्छा जी, इन्वेस्टिंग की कोई एक्टिविटी है तो बताएगा, कहेगा कि इसमें से बताइए कोई इन्वेस्टिंग है, ऑपरेटिंग है, फाइनेंसिंग है, वो आपको पता है, तो वो आप इजीली कर सकते हैं।
प्रैक्टिस के लिए चैप्टर नंबर 13 मीक्स एंड मीक के नाम से, जो कि बड़ी ही रिनाउंड बुक है, फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग, विलियम हाका, आप इससे भी सर्च कर सकते हैं। तो वो आपको मिल जाएगी चैप्टर नंबर 13, वहां से आप क्वेश्चन सारे उसके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज।